हम गरीब क्यों रह जाते हैं या हम गरीब क्यों पैदा होते, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्यों पैदा होते उसमें हमारा कोई फैसला नहीं होता है। हम पैदा होते हैं उससे पहले हमें कुछ भी पता नहीं होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हम गरीब क्यों हो जाते हैं उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएं कि हम गरीब क्यों रह जाते हैं और दूसरा जो पार्ट रहेगा कि हम गरीबी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो पहला पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आएगा और आप मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे कि पार्ट 2 बनाइए सर, वीडियो कैसा लगा, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पार्ट 2 बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के अच्छे कंटेंट आप तक पहुंच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों सबसे पहली बात कि हम गरीब क्यों रह जाते हैं उसको समझने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम अगर गरीब पैदा हुए हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं तो उसमें 100% हमारी गलती है। हमारी जो है प्रॉब्लम है कि अगर हम गरीब मर जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो पैदा हुआ एक गरीब घराने में, माँ बाप बड़ी मेहनत से तपस्या होती है उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है उसे क्या क्या करना होता है इस वीडियो में उन्हीं कठिनाइयों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आप इससे उभर पाए अगर आप इससे जूझ रहे हैं। तो मेरी नज़र में जो गरीब की परिभाषा है आज के दौर के अंदर, जो आज की टेक्नोलॉजी वाली दौर है उसके अंदर, अगर किसी की जो आय उसके रेगुलर जो इनकम से, मतलब उसकी जो इनकम हो रही है, मान लो कोई जो है कमा रहा है 50,000, तो साल का 6 लाख रुपया कमा रहा है और उसके खर्चे हैं जो दोस्तों 5 से 6 लाख के आसपास है, तो वो इंसान गरीब है। ये मेरी अपनी एक परिभाषा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वाकई रिच मरना है, जाहिर सी बात है आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और इसमें कोई सोचना ही नहीं है, हर एक को ऊपर जाना ही है। तो अगर हमें रिच मरना है, रिच रिटायर होना है, तो हमारी इनकम कितनी होना चाहिए? हमारी इनकम लगभग होना चाहिए हमारी टोटल खर्चों से 3 से 10 गुना। आप कह रहे हैं सर 3 से 10 गुना? जी हाँ, 3 से 10 गुना होना चाहिए ताकि हम अच्छी हेल्थ के साथ अपने पैसे को आने वाले कुछ दिनों बाद इंजॉय भी कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि गरीब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा है जो गरीब पैदा हुआ है, छोटा सा घर है, माँ बाप है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको पाल रहे हैं। जब वो धीरे धीरे ग्रो होता है तो ग्रो होते होते उसके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं उसके साथ एसोसिएट होते हैं, वो चलने लायक होता है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है। तो जो अड़ोस पड़ोस के जो एरियाज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उससे मिलते हैं और उनके साथ वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, वे एक दूसरे का माइंड शेयर करते हैं। वो बच्चे भी गरीब होते हैं। तो जब उनमें कम्युनिकेशन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट बात ही वैसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेड सोच होती है और लिमिटेड बातें होती हैं। तो अब लिमिटेड सोच और लिमिटेड बातों के साथ उसका माइंड ग्रो नहीं हो पाता है। एक मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि एक बाप होता है, बहुत बड़ी लीगेसी उसकी होती है और वो चाहता है कि वो अपने छोटे बच्चे को जो है वो लीगेसी सौंपे और बड़ा बच्चा उसका देख रेख करे। तो दोनों बच्चों के नाम रहते हैं, बड़े वाले का नाम रहता है धीरज और छोटे वाले का नाम रहता है मनोज। अब दोनों बच्चों के अंदर बड़ा वाला जो है, उसे जब पता चलता है कि मेरे बाप ने ये प्लान किया है, मेरे फादर ने ये प्लान किया है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति जो है सौंपूंगा छोटे वाले को ताकि वो हैंडल कर सके और बड़ा वाला उसको बस देख रेख करे, इस तरीके से उसने प्लान बनाया रहता है। तो बहुत आपत्तिजनक बात वो महसूस करता है। अड़ोस पड़ोस के लोग उसको वर्गलाते हैं कि ऐसा मत होने देना, किसी भी हाल में इसको जाके सुधारो। तो वो अपने बाप के पास पहुंचता है और काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी माहौल गर्म होता है घर के अंदर। ठीक है, उनकी दादी, माँ, मामा सारे लोग बैठते हैं और एक मीटिंग करते हैं। आपको पता होगा किस तरीके से घर की मीटिंग होती है, हर एक के घर के अंदर इस तरह की मीटिंग्स होती है। तो एक बड़ी मीटिंग बनाई गई है और उसके अंदर ये तय पाया गया कि चलो ठीक है, मैं एक जो है छोटा सा एक खेल खेलूँगा, उसके अंदर जो सक्सेस हो गया उसको मैं अपनी संपत्ति जो है संभालने के लिए उसको दूंगा। तो तय हो गया। अब वो एक कमरे में लेके जाता है धीरज को भी, बड़े वाले को, और मनोज को भी, छोटे वाले को। तो दोनों को जब लेके जाता है कमरे के अंदर, तो उस कमरे के अंदर जाने के बाद दोनों को बिठाता चेयर पे और बोलता है मैं बाहर से ताला मार के जा रहा हूँ, अब आप लोग जो है
इस कमरे से जो बाहर निकल के बता देगा उसी को मेरी संपत्ति दूंगा मैं। अब ये बोलते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, फादर डैडी पक्का, पिताजी आप जाइए। अब जब वो चला जाता है तो रूम में काफ़ी अंधेरा होता है, कोई खिड़की नहीं होती है, पहले बता दे रहा हूँ तो आप लोग खिड़की से भाग गया होगा। और कोई जो है झरोका, इसको गांव में कहते हैं, विंडो टाइप में हवा आने के लिए, वैसा भी कुछ नहीं होता है। बाहर निकले कोई मतलब इंतज़ाम नहीं रहता है, काफ़ी अंधेरा होता है। तो धीरज काफ़ी सोच विचार, काफ़ी जो है मेहनत के बाद कभी ऐसा सोचता है, कभी ऐसा सोचता है, कभी उठ के थोड़ा टहलने लगता है, काफ़ी मतलब परेशान होता है धीरज, और थक हार के बैठ जाता है। बोलता भाई ये बहुत मुश्किल है कि हम दोनों में से कोई बाहर निकल पाए। मनोज जो है शांति से सा बैठा रहता है, सोचता रहता है बैठ के। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है। वो उठता है, सीधा दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और निकल जाता है। तो कई बार समस्याओं का समाधान हमारे सामने ही होता है। उसके फादर ने क्या सोचा था कि जो गरीब मानसिकता का लड़का होगा मेरा, दोनों लड़कों में से, वो इस क्लू को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा तो मैंने ताला मार दिया बाहर से। तो उसके दिमाग के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा कि अब दरवाजे से तो जाना ही नहीं, यानी दरवाजे की बात तो सोचना नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो ऑप्शन ही खत्म हो चुका है, बराबर है। अब ये दोनों सोचेंगे कि कहाँ से दरवाज़ा दीवार तोड़ूँ, कहाँ से क्या करूँ, ये दिमाग में इनके आइडिया आएगा। पर जो वाकई रास्ता बनाना जानता है उसके दिमाग में ये भी आइडिया आएगा, क्या मेरे बाप ने दरवाजे में सही में ताला मारा होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया हो और वही पहले बाहर निकलेगा, संपत्ति मैं उसी को दूंगा। और होता भी यही है, छोटे वाले के दिमाग में आइडिया आता है, हो सकता है कि मेरे बाप ने ताला ही ना मारा हो, और वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुल जाता और बाहर चला जाता, फिर संपत्ति उसको देता। तो जो गरीब मानसिकता, गरीब मेंटालिटी जिसके अंदर होती है ना दोस्तों, तो अपने परवरिश के दौरान, अपने मेंटल ग्रोथ के दौरान जो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अरे तू स्टार्टअप करेगा, अरे बर्बाद हो जाएगा। अरे तू बिजनेस करेगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे जॉब मत, जॉब कर, जॉब सिक्योर रहेगा, तेरी इनकम परफेक्ट रहेगी। ये सारी पॉइंट्स पहले हैं जो गरीब होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इंसान इसी तरीके से काम करता है और आड़ोस पड़ोस के जो सोशल पैराडिग्म बोलते जिसको कहते हैं, वो उस पे, उसके मेंटल स्टेटस पे इन्फ्लुएंस करता है और उसे जॉब वाला ही इंसान बना के छोड़ता है। वो जॉब करता है, खुशी खुशी जीना शुरू कर देता है उसी इलाके के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जॉब तो बंदे ने शुरू कर दिया, अभी भी उसकी अमीर बनने की संभावना है, अभी भी मुकम्मल गरीब नहीं हुआ है। वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और कितनी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके। अभी भी वो जॉब कर रहा है, अभी भी संभावना है कि वो सुधर जाए, सुधार की तरफ आ जाए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए, पर अभी भी जो है काफ़ी चांस है वो अमीर बन सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी कहानी शुरू होती है। पॉइंट नंबर 2, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस जो अपनी ज़िंदगी में लेता है। सबसे पहला डिसीजन वो लेता है कि उसके अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि देख, कमाने तो लगा है तू, ठीक ठाक कमा ले रहा है, घर के खर्चे चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, और उसके बाद जो है अब एक काम कर, एठू बाइक ले ले यार, बाइक से जाएगा, 25 साल की उम्र है, स्मार्ट दिखेगा, ठीक है। तो वो एक बाइक ले लेता है। लेता किस पे है? ईएमआई पे। ईएमआई मतलब गाड़ी का लोन। गाड़ी का लोन मतलब 14 से 16% का ब्याज, ठीक है। तो इस पर वो ले लेता है, साल 2 साल उसी में फंसा रहता है, तब तक कि और ऊपर आता है, उम्र हो जाती है। अब घर वाले बोलते हैं कि बेटा जवान होकर हाथी बन चुका है, शादी कर ले। तब वो शादी के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। पूरी कहानी सुनते जाइए, आपको समझ में आएगा। पर अगर आप कोरिलेट कर पा रहे अपने आप से या आपके किसी भाई बंधु से कि हाँ ऐसा ही हुआ था, तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट देके। लाइक करिएगा और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए। इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, करवाना है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको कराइए दोस्तों। तब उसके बाद वो शादी की लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। शादी के लिए लड़की मिल भी जाती है, पर वो नॉर्मल शादी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस इलाके के अंदर उनको बताना होता है कि देखो हमारा बचवा कमा रहा है और ठीक ठाक कमा रहा है और अब हम अमीर हो रहे हैं, तो वो शादी बड़ी धूमधाम से होती है। सेविंग देखते हैं कि भाई कितना सेविंग है, तो अकाउंट में दिखता है कि भाई सेविंग हमारे पास 5 लाख है। शादी का बजट आता है 12 लाख। 7 लाख कहाँ से? 7 लाख पर्सनल लोन, अगेन 14 से 18% ब्याज पे, समझ रहे हो।
तो 14 से 18% ब्याज पे जब वो लेता है तो उसकी उम्र 26 साल के आसपास रहती है। अब जब बच्चा बाइक से जो उसने लोन मार के खरीदा था और कंप्लीट होने के बाद फिर उसने ब्याह कर लिया, शादी कर ली और शादी में खर्चा 12 लाख का किया, उसके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपया सेविंग्स थे। तो उस बच्चे को शादी के बाद जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो आप जब देखेंगे उसका चेहरा, तो आपको उसका चेहरा देख के एहसास हो जाएगा कि काफ़ी ये कर्ज में, काफ़ी ये परेशान हालत में चल रहा है। क्योंकि पहले वो ऑफिस जा रहा था, अपने लिए खा पी के कुछ जमा करता था, अब वो ऑफिस जा रहा है बैंक के लिए, यानी अब वो कमाएगा और बैंक को पैसा देगा। अब पूरी उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। अब उसका चेहरा जब देखोगे बाइक चलाते हुए तो काफ़ी स्ट्रेस में, टेंशन में आप दिखेगा। इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। मैं 1 से 5 तारीख के बीच में हर महीने जब 1 से 5 तारीख की डेट आ रही होती है उस टाइम पे बहुत संभाल के गाड़ियां चलाता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी डरा रहता हूं कि जितने भी लोनर्स हैं, इतने लोगों ने भी कार लोन, ये लोन, बाइक लोन लिया होगा, काफ़ी स्ट्रेस में गाड़ियाँ चला रहे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी हादसे का शिकार हो जाए और मेरी गाड़ी पर डेंट वेंट आ जाए या कोई तकलीफ मुझे पहुँच जाए। तो मैं बचकर रहता हूँ कि भाई मैक्सिमम लोगों ने लोन तो मारा ही होगा, तो अब वो काफ़ी स्ट्रेस में होंगे कि उनको मैसेज तो पॉपअप आ गया होगा कि भाई अपने अकाउंट्स को क्रेडिट में रखो क्योंकि आपका ईएमआई आने वाला है। होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये उसने एक काम किया कि शादी भी जो उसने पर्सनल लोन लेके बेहतरीन शादी की, पूरे इलाके में पता चल गया कि भाई शादी हुई है और बहुत दमदार शादी हुई, मज़ा आ गया, ठीक है। ये गरीबी की तरफ बढ़ता हुआ ये दूसरा कदम है। अब तीसरे कदम की तरफ आइए। वो बंदा जो है बोलता है कि देख अभी पैसा तो कुछ बच नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, एक इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि कुछ पैसे जुटते जुटते एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। ये आइडिया कौन देता है? मामू, काका, ताऊ जी, कोई ना कोई एक आइडिया दिमाग में डालता है और वो बंदा जाता है, बस टाई वाई पहन के उसको एक इंश्योरेंस प्लान जो है उसको चिप दिया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है। अब वो इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम भरता रहता है और 20 साल बाद, 18 से 22 साल के अंदर उसको अपने टोटल प्रॉफिट का जो टोटल उसने पैसा प्रीमियम पे किया उसका दुगना बना के इंश्योरेंस कंपनियां देती है। आप जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस के अंदर आप जाते हैं तो आप टर्म प्लान लीजिए, ठीक है। टर्म प्लान में शायद आप कुछ प्रॉफिट में निकल जाए, अदरवाइज आप जो है, ठीक है, आपकी जो है बलि दी जा रही है, समझ के चलिए। अब इंश्योरेंस प्लान लेने के बाद आपका पैसा 18 से 22 साल में अगर डबल हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाओ चचा जी कि आप अमीर हो रहे हो या गरीब हो रहे हो। खुद ही कैलकुलेशन मारो ना, तो मैं खुद कैलकुलेशन मार के बताता हूँ आपको कि अमीर हो रहे हो या गरीब हो रहे हो, ठीक है। अब ये तीसरा उसने जो दिमाग का काम किया अमीर बनने के लिए, जो उसको गरीबी की तरफ तेजी के साथ लेके जा रहा है, चौथा एक काम करता है वो। अब उसके घर वाले बोलते हैं काम करो, आपका पर्सनल लोन भी 7 लाख का था, अब उसकी उम्र 32-33 साल हो चुकी है और वो 32 साल के आसपास हो गया। इंश्योरेंस उसका जो लोन था, पर्सनल लोन जो शादी ब्याह करके उसने 7 लाख का कर्ज लिया था, वो भी चुकता हो गया है लगभग। तो अब घर वालों का दिमाग में एक आइडिया आता है, बेटा अब जो है आपको सेटल होने का टाइम आ गया है, अब आपको बचवा किसी भी हाल में सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी सेटल नहीं हुए तो फिर बुढ़ापे में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बोलते हैं क्या करें पापा? तो पापा और अम्मा जी कहती हैं कि बेटा अब एक घर ले लो। तो घर ले लो तो क्या होगा? बोले घर एक काम करो, 30 लाख का घर आ जाएगा, 1 बेडरूम हॉल किचन का बेहतरीन, ठीक है, तो उसको ले लो। तब 30 लाख के घर के लिए आप मान लो 20% अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ रहा है, बेसिक जो डाउन पेमेंट कहते हैं जिसे, तो आपको 6 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। अब 1 साल से 1.5 साल लगता है वो 6 लाख रुपया जमा करते करते, खा पी के बचा बचा के वो 6 लाख रुपया अगर जमा करता है, उसकी उम्र हो जाती है 33 साल। अब वो पहुंचता है बैंक, अब बोलता है भैया जी मुझे चाहिए लोन। तो बैंक वाले उसका सिबिल देखते कि भाई इसने ये कर्ज लिया, चुका दिया। इसको बड़ा अभिमान होता है कि भाई मैं बहुत बड़ा, मतलब मेरा सिबिल 850 है, ठीक है, 9 के आसपास पहुंच गया है। अपने ग्रुप्स में डिस्कस करता है, दोस्तों को बताता है, देख मेरा सिबिल चेक करा के बताता है, देख सिबिल कितना अच्छा है, मुझे 30 लाख का लोन मिल रहा है, 25 लाख का लोन मिल रहा है, बड़ा खुशी खुशी, यानी कर्ज भी मांग रहा है, वो भी पूरे गर्व के साथ मांग रहा है, ठीक है। और बैंक वाले भी, उनको भी तो बकरा चाहिए रहता है, बोले बकरा चल कर आया है, इसको फिर चेपेंगे। तो उसको जो है होम लोन दिया जाता है
24 लाख का, 30 लाख का फ्लैट उसने लिया, 24 लाख का होम लोन लिया। लिखाई पढ़ाई उसके दादाजी वगैरह थोड़ा बेच बाच के उसको दे देते हैं कि भाई चल रजिस्ट्री वजिस्ट्री काम लोग देते हैं, तेरा एक काम हो जाए, तेरा घर बच जाए, तेरी ज़िंदगी सफल हो जाए, बस वो सोच के लोग दे देते हैं। अब आगे बढ़ती कहानी, बच्चा 34 साल का हो गया, होम लोन ले लिया है, खुद का घर हो गया है, खुद की गाड़ी हो गई है और खुद की बीवी भी हो गई है। ठीक है, मतलब वो बीवी तो खुद की रहती है, बीवी भी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है। बाइक का कर्ज उतर गया है, पर्सनल लोन शादी के लिए जो लिया था वो उतर गया। अब एक नया कर्ज आया है जिसे कहते हैं होम लोन, और होम लोन उसको मिला है 7.5 8.5 में। हम उसको 8.5 पकड़ के चलते हैं, होम लोन उसको मिल गया। अब वो होम लोन की किस्तें जमा करते 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 15 साल का उसका जो टाइम पीरियड है, तो आप लोग जो है अंदाज़ा लगाइए कि इसकी उम्र 34 सी, 15 साल बाद 44 और 5 49 के आसपास की इसकी एज पहुंच चुकी है। 49 साल का बुढ़ा, लगभग एक घर उसके पास खुद का हो जाता है। इस बीच में आप कहेंगे सर उसकी सैलरी ग्रो हुई, बिल्कुल हुई। इस बीच में आप कहेंगे कि सर और भी उसके पास पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे आप बताइएगा, मुझे तो नहीं लगता कहीं से आएंगे। इसने एक काम किया, थोड़े पैसे जमे हुए ना, जब होम लोन भी देता जा रहा है, घर भी चलाता जा रहा है, बीच में खर्चे बढ़ते दोस्तों, वो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बीच में बच्चे होते हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं, पढ़ाई का खर्चा आता है, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको संभालना, उनकी दवाई पानी, बीवी की दवाई पानी, अपना दवाई पानी, सारी चीज़ों को देखेंगे जब, तो सैलरी जो 10% का इंक्रीमेंट होता है वो उसी में घुस जाता है। और एक चीज़ आप याद रखिए कि 7% की महंगाई बढ़ रही है एवरेज इंडिया के अंदर। गूगल मारिएगा, आपको समझ में आएगा 7% से महंगाई दर बढ़ रही है ऑन एन एवरेज। तो 10% की अगर सैलरी हर साल ग्रो हो रही है तो दिन ब दिन वो गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये चीज़ हुई कि भाई किस तरीके से इंसान अपना तेजी के साथ अपने माइंड के अंदर अमीर बनने के चक्कर में वो दिन ब दिन गरीब होता जाता है। इस बीच में पैसा थोड़ा बचा उसके पास, लेकिन उसे बहुत अच्छा दोस्त जो उसके पूरे ग्रुप में कॉलेज के अंदर बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था, जीनियस कहलाता था, टॉप करता था, उसने एक मशवरा दिया। क्या देख दोस्त, मैं तेरा शुभचिंतक हूं और मैं तुझे एक मशवरा देता हूं कि इतना थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है ना, तो तू एफडी करा ले। क्या करा ले? एफडी करा ले। अब इसके दिमाग में भी बोलता क्या बात है, सेविंग में मुझे 2.5 मिलता है, एफडी में मुझे 7-8 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहुंचता है बैंक, मान लो 5 लाख रुपए इसके बाद जमा हो गया, पहुंचता है बैंक और कराता है एफडी। बोले होम लोन तो हो ही जा रहा है, खाना पीना भी हो जा रहा है, बच्चों का खर्चा भी निकल जा रहा है, माँ बाप की दवाई दारू दवाई का निकल जा रहा है, सब हो जा रहा है। उसके बाद मेरे पास 5 लाख जमा है, मैं एफडी कराता हूँ, उस एफडी से मुझे मिलेगा 8%। अब 8% जो है, बहुत खुश घर पर आता है, बोलता मैंने 5 लाख का एफडी करा दिया है, बड़ी खुशी। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं दोस्तों। अगर आप देखें कि उसने 5 लाख रुपए का, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए। आज 5 लाख रुपीस का उसने कराया एफडी, ठीक है, और उसने कराया मान लो 10 साल तक के करा के रखा, और उसके पास 8% का जो है रेट ऑफ रिटर्न आया, तो वो अमाउंट बनेगा 11,98,819 के आसपास, यानी 11,09,819 के आसपास बना। महंगाई बढ़ रही है 7% से। अभी देखिए चाचा जी, आप लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। 10,04,830 रुपया जो है महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि अगर आपका जो वैल्यू बना 11,09,000 समथिंग, वो जो है उसमें जो 5 लाख की जो वैल्यू थी वो महंगाई दर के हिसाब से बन गई 10 लाख, तो आप कितने प्रॉफिट में आए? लगभग 1 लाख के प्रॉफिट में आप आए। 10 साल के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर आप 1 लाख प्रॉफिट में आए हैं। क्यों? क्योंकि वो 5 लाख की जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो 10 लाख बन चुका है। क्यों? 7% महंगाई हर साल बढ़ी, तो उसको अगर आप प्लस करते चले जाओगे तो अब जो चीज़ आप 5 लाख में खरीद रहे थे 10 साल पहले, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको 10,04,830 रुपया देना पड़ेगा, और आपके पास 11,09,000 के आसपास है। तो अब आप बताइए कि आप कितने अमीर हुए? 1 लाख अमीर हुए। अब 1 लाख डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो आप हर साल 10,000 अमीर हुए। अब 5 लाख पे हर साल आपको 10,000 मिला, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितना मिला। ठीक है,
तो अब बताइए नीचे मुझे कमेंट करके कि आपको 5 लाख पे एवरी ईयर 10,000 एप्रिसिएशन मिला इन्फ्लेशन को कट ऑफ करने के बाद, तो आपको कितना परसेंट मिला, मुझे भी पता चले कि कितने फिजिक्स के महारथी हमारे इसमें ग्रुप के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो वो मैं देखना चाहूँगा, तो समझ में आएगा कि भाई हाँ इतने महारथी हमारे पास है। ठीक है, तो ये रख देते हैं। अब समझ में आ पाया कि ये जो है अमीर बनने के लिए जहाँ पहुँचा एफडी कराने, तो वहाँ वो अमीर नहीं बन रहा था, वहाँ वो अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रख रहा था। ये काम करने से, एफडी करने से उसका पैसा सिर्फ जिंदा रह रहा था, सिर्फ उसका पैसा जिंदा रहेगा। अगर वो सेविंग अकाउंट में रखेगा 3.2.5-3% का ब्याज उसको अगर मिलता है, तो उसका पैसा जो है मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है, उसका पैसा मर चुका है, उसकी अर्थी निकल चुकी है, वो कब्र में जा चुका है। ये बात आप समझिए। गरीबों की जो सबसे बेहतरीन जर्नी एकदम आसान भाषा के अंदर कोई समझा सकता था, तो वो मैंने कोशिश। अमीर बनने के लिए जो 4-5 स्टेप्स स्पेशली गरीब लेता है, वो 4-5 स्टेप्स ही उसके गरीब बनने के कारण बनते हैं। और इस 5 स्टेप्स को जितने आसानी के साथ कोई समझा सकता था, मैंने वो कोशिश किया। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत बकबक करते हो, तो दोस्तों बिना बकबक किए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप पहले एक चीज़ समझिए, हर एक का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़े हो, वीडियोस देखे हो, पढ़े लिखे हो, तो आप समझ जाओगे। लेकिन मेरा वो दोस्त, मेरा वो सब्सक्राइबर, मेरा वो साथी जिससे ज़्यादा इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी गांव में है, वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, मेरी बात वो कैसे समझ पाएगा अगर मैं एकदम आसान भाषा में बहुत ज़्यादा बकबक करके नहीं समझाऊँगा? तो मुझे उसका उत्तर नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, एक कमेंट कंपलसरी आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और 3 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि चैनल तेजी के साथ ग्रो हो सके और 1 लाख सब्सक्राइबर मुझे 3 से 6 महीने के अंदर आप लोग दिला दें। दोस्तों, कमाते रहिए, खुश।